हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड या अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में चर्चा किया। आज की जो क्लास संबंधित है वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अर्थ हुआ कि पृथ्वी के अंदर या अंदर की तरफ कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, पदार्थ, केमिकल कंपोजिशन क्या है, या लिक्विड फॉर्म में है कि ठोस अवस्था में है, इनका ताप कितना है, घनत्व कितना है, इनके बारे में अध्ययन करना है। चूंकि पृथ्वी का जो पृथ्वी का जो रेडियस है या त्रिज्या है वह लगभग 6371 किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ तक पहुँचना क्या है, असंभव है। यहाँ तक प्रत्यक्ष अध्ययन करना असंभव है। तो कुछ ऐसे सोर्स हैं, उनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कौन कौन से रासायनिक संगठन है, या कौन कौन से ताप कितना है, दाब कितना है, या लिक्विड फॉर्म में है कि या ठोस अवस्था में है, इनका अध्ययन किया जाता है। सोर्स के अंतर्गत एक है डायरेक्ट सोर्स आता है, या जिसे कहा जाता है प्रत्यक्ष स्रोत कहा जाता है, प्रत्यक्ष स्रोत। और एक है इनडायरेक्ट सोर्स, जिसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत या डायरेक्ट सोर्सेस के अंतर्गत कौन से आते हैं, खनन आता है, ड्रिलिंग परियोजना आता है और ज्वालामुखी विस्फोट आता है। वहीं इनडायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत तापमान, दबाव और घनत्व के आधार पर अध्ययन किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय सर्वेक्षण के आधार पर, उल्का पिंड के आधार पर और भूकंपीय गतिविधि के आधार पर अध्ययन किया जाता है। से कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न होगा कि कौन सा स्रोत इनडायरेक्ट स्रोत के अंतर्गत या सोर्स के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा इसमें से कौन सा स्रोत डायरेक्ट स्रोत के अंतर्गत आता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए जो डायरेक्ट सोर्स हैं या प्रत्यक्ष स्रोत हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत पहला आता है खनन। तो पृथ्वी पर सबसे आसानी से उपलब्ध सामग्री खनिज पदार्थ, जिन्हें खनन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। खदानें बहुत गहरी भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान। तो कभी क्या होता है, जो खनन किया जाता है, तमाम पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं या धातुएं बाहर आती हैं, तो अधिक इनके आधार पर क्या किया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। चूंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह है लगभग 6371 के आसपास है पृथ्वी की त्रिज्या, और जो अब तक का जो सबसे गहरा खनन किया गया है वह है 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। इस कारण से पृथ्वी के पूरी आंतरिक भाग का अध्ययन करना खनन के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तक जो खनन किया गया वर्टिकल वह है लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास तक का खनन किया गया है। वह कहाँ स्थित है, साउथ अफ्रीका में है, जो कि क्या है, सोने की खदान है। तो एक है खनन के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, दूसरा है ड्रिलिंग परियोजना। ड्रिलिंग का अर्थ हुआ कि भेदन, वेधन, वेधन। तो पृथ्वी में क्या है, ड्रिल करके पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे अधिक जो गहराई तक ड्रिल किया गया है वहाँ कहाँ है, आर्कटिक क्षेत्र में है, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास ड्रिल किया गया है। तो इनके आधार पर अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन के लिए कौन सा मिशन चलाया गया, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाया गया। और यह प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया था, आर्कटिक क्षेत्र में। और अब तक जो अधिकतम खनन किया या ड्रिलिंग किया गया है वह है 12 किलोमीटर के आसपास। अगला जो डायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत आता है वह है वॉल्केनो इरप्शन या ज्वालामुखी ज्वालामुखी विस्फोट होता। तो ज्वालामुखी इरप्शन के द्वारा क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर की तरफ आता है, पिघला हुआ या गलित अवस्था में मैग्मा बाहर की तरफ आता है। तो मैग्मा बाहर की तरफ आएगा और पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में जम जाता है। तो इस मैग्मा के साथ साथ क्या होता है कि कुछ जलवाष्प कुछ गैसें बाहर की तरफ आती हैं, और यह क्या होता है कि पिघलित अवस्था में होता है।
तो इस प्रकार देखा जाता है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पदार्थ हैं वह क्या है, पिघलित अवस्था में है। तो लेकिन ज्वालामुखी इरेप्शन, ज्वालामुखी क्रिया किस पृथ्वी के कितनी गहराई से हो रही है, इसका अनुमान लगाना क्या है, असंभव है या संभव नहीं है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की सतह पर विस्फोटित होता है और फिर प्रयोगशाला में जांच के लिए उपलब्ध होता है। हालांकि मैग्मा के स्रोत की गहराई का निर्धारण करना क्या है, कठिन है। तो हमने डायरेक्ट सोर्स या प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत देखा, खनन के आधार पर, ड्रिलिंग परियोजना के आधार पर और ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर अध्ययन किया। अब हम शुरू करेंगे इनडायरेक्ट स्रोत। तो इनडायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत पहले हम देख लें गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय सर्वेक्षण और उल्कापिंड के आधार पर। इसके बाद हम जो है घनत्व, ताप और दाब के आधार पर देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कैसे पता लगाया जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल में का जो वितरण है वह एक प्रकार का नहीं है, असमान वितरण है। असमान वितरण होने के पीछे कारण हो सकता है कि जो पदार्थ हर क्षेत्र में अलग अलग पाए जाते हैं, तो जो इनकी आंतरिक संरचना है या रासायनिक केमिकल कंपोजिशन हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं, तो इन आधार पर देखा जाता है। और दूसरा है चुंबकीय सर्वेक्षण। इसी प्रकार चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका जो वितरण है वह भी क्या है, असमान है। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका भी वितरण क्या है, असमान है। तो इस आधार पर भी अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा है उल्कापिंड। अब उल्कापिंड क्या है पहले समझ लें। अब क्या अर्थ अपने ऑर्बिट पर सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसी प्रकार क्या है कि जो उल्का होते हैं, छोटे छोटे द्रव्यमान होते हैं, कुछ बड़े आकार के द्रव्यमान होते हैं, वह भी क्या है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन यह द्रव्यमान क्या होता है कि कभी कभी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं या पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाते हैं और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। जो क्योंकि पृथ्वी पर क्या एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल होने के कारण यहाँ पर धूल कण और गैसें विद्यमान है। तो यह क्या करता है, घर्षण इनके बीच होता है और घर्षण के कारण यह जो पिंड है जलने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में ही जलकर समाप्त हो जाता है, तो उसे कहा जाता है उल्काज्म, कहा जाता है उल्काज्म कहा जाता है। लेकिन जब यह सतह पर आ जाता है, पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, तो उसे कहा जाता है उल्कापिंड। अब उल्कापिंड के आधार पर हम पृथ्वी के संरचना के बारे में अध्ययन कैसे करते हैं, क्योंकि जो उल्कापिंड है और पृथ्वी है उनके निर्माण का जो स्रोत है, उनका विकास जिस प्रकार हुआ, स्रोत क्या है, एक ही स्रोत है। और जो अन्य प्लेनेट है, अदर जो प्लेनेट है, अदर ग्रह है, उनका भी स्रोत क्या है, जो पृथ्वी का स्रोत है। तो इस आधार पर पता लगाया जाता है कि जो उल्कापिंड है उसमें जो केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं या रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, उनके आधार पर पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो उल्कापिंड के आधार पर या अदर प्लेनेट के अध्ययन के आधार पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी के संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। और यह उल्कापिंड और प्लेनेट का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, इनडायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत आता है या अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। इनडायरेक्ट स्रोत के अंतर्गत जो सोर्स है वह है घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर। तो जो पृथ्वी है उसकी जो संरचना है, जो ऊपरी भाग है उसे क्या कहा गया, जो ऊपरी परत है पृथ्वी का उसे कहा गया क्रस्ट कहा गया, उसे क्रस्ट कहा गया। नीचे वाला पार्ट क्या है, मेंटल है। बीच वाला पार्ट मेंटल है और एकदम नीचे वाला पार्ट क्या है, कोर है। अब जब क्रस्ट है उसका जो घनत्व है 2.67 से लेकर 3.3 प्रति घन सेंटीमीटर, तो प्रति घन सेंटीमीटर है। इसी प्रकार मेंटल का जो घनत्व है वह है लगभग 3.3 से लेकर 5.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसी प्रकार कोर का जो घनत्व है वह है 9.5 से लेकर 14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। तो इस प्रकार देखा जाए, जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं, तो जो घनत्व है, घनत्व में क्या होता है, वृद्धि होती है या डेंसिटी में वृद्धि होती है, जैसे हम क्रस्ट से मेंटल की तरफ बढ़ते हैं।
अब यहाँ से दो मत निकल कर आए, घनत्व के आधार पर दो मत निकल कर आए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो केमिकल कंपोजिशन है या रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन है, समान है। यदि समान है तो घनत्व क्यों बढ़ रहा है? तो उसके पीछे कारण बताया, क्योंकि जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रेशर क्या है? समानुपाती है डेंसिटी के। तो प्रेशर में या दाब में वृद्धि होने के कारण होता है कि आंतरिक भाग में घनत्व अधिक होता है। दूसरा मत जो निकल कर आया घनत्व के आधार पर, उसमें दूसरा मत क्या है? कि जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक या केमिकल कंपोजिशन है, वह क्या है? असमान है। असमान है क्योंकि जैसे आंतरिक भाग में हम जाते हैं जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं इसके आंतरिक भाग में। तो रासायनिक संगठन क्या है? दूसरा मत निकल कर आया कि रासायनिक संगठन असमान है। और इसी आधार पर पहली बार केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को डिवाइड किया गया। और वह वैज्ञानिक कौन थे? एडवर्ड स्वेस थे। एडवर्ड स्वेस ने क्या किया? रासायनिक संगठन के आधार पर विभाजित किया। तो इसने तीन भाग में डिवाइड किया। जो सबसे ऊपरी परत है उसे उन्होंने क्या कहा? सियाल कहा। अर्थात जो ऊपरी परत है वह सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, एल्युमिनियम से मिलकर बना है। और बीच वाली परत को उन्होंने क्या कहा? सीमा कहा, सीमा। अर्थात यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। जो सबसे निचली परत है उन्होंने बताया उसे नीफे कहा। अर्थात जो निचली परत है वह निकेल और आयरन से मिलकर बना है। इनका संगठन क्या है? निकेल और आयरन है। तो इस प्रकार पहली बार एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित किया। और इनका आधार क्या था? घनत्व के आधार पर इन्होंने देखा। तो इस प्रकार जब घनत्व के आधार पर देखा गया दो मत निकल कर आते हैं कि रासायनिक संगठन समान है और दूसरा है रासायनिक संगठन असमान है। अब हम अगला जो देखेंगे घनत्व के आधार पर, अब हम ताप के आधार पर देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन हम ताप के आधार पर करते हैं। अगला जो है ताप आधारित। चूंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग या कोर की तरफ जब हम जाते हैं नीचे की तरफ, तो क्या परिवर्तन आता है कि 32 मीटर नीचे जाने, प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? तापमान में वृद्धि होती है। तो जैसे हम पृथ्वी की नीचे की तरफ जाते हैं, कोर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर में क्या होता है? वृद्धि होती है। और वह वृद्धि क्या है कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह है, त्रिज्या कितनी, रेडियस कितना है? लगभग 6371 किलोमीटर के आसपास है। तो इस प्रकार यदि तापमान में परिवर्तन आ रहा है और तापमान में वृद्धि होने के पीछे कारण क्या है कि नीचे जाने पर जो रेडियो धर्मी पदार्थ की निकटता बढ़ती है, यानी यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इस प्रकार के रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस कारण से टेम्परेचर में वृद्धि होती है। अब चूंकि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो चूंकि पृथ्वी का जो आंतरिक या रेडियस है वह 6371 किलोमीटर है। तो इस प्रकार इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो जो पृथ्वी का इंटरनल पार्ट है अर्थात कोर है, तो कोर में लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए। तो इतना तापमान होने के कारण क्या हो सकता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह क्या है? लिक्विड अवस्था में है या तरल अवस्था में होना चाहिए, तरल अवस्था में होना चाहिए। तो तापमान के आधार पर यदि पता लगाया जाए कि पृथ्वी के जैसे हम जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, तो हो सकता है कि कोर में या आंतरिक भाग में क्या हो? वह तरल अवस्था में हो। लेकिन एक तरफ है, अगला है दाब। और दाब, लेकिन जब हम दाब के आधार पर देखते हैं, दाब के, अब क्या होता है कि जैसे नीचे की तरफ जाते हैं
दाब में वृद्धि होती है, दाब में वृद्धि होती है। और जब दाब में वृद्धि होती है तो यदि कोई पदार्थ है, यदि उसके दाब अधिक लग रहा है तो उस पदार्थ का क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वह इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात गलनांक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम ताप के आधार पर देखते हैं तो यह तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ दाब में वृद्धि होती है। और दाब में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि किसी पदार्थ का जो गलनांक बिंदु है या मेल्टिंग पॉइंट है वह बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार अध्ययन करना आसान नहीं है कि जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, इससे पता लगाना आसान नहीं है। क्योंकि यदि अनुमान लगाते हैं कि ताप बढ़ने के साथ साथ यहाँ गलित अवस्था में पाए जाएंगे पदार्थ, लेकिन आंतरिक भाग में दाब भी बढ़ रहा है और दाब क्या करता है, किसी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक में वृद्धि कर देता है। तो दाब समानुपाती है गलनांक के। तो दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु भी क्या बढ़ेगा, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार दाब और ताप के आधार पर पता लगाना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना संभव नहीं है कि वह लिक्विड अवस्था में है या ठोस अवस्था में है। तो अब तक हमने इनडायरेक्ट सोर्स को देखा, अब इनडायरेक्ट सोर्स को देखा। अब हम जो वैज्ञानिक अध्ययन है या अब हम देखेंगे भूकंपी तरंगों पर आधारित स्रोत, भूकंप आधारित स्रोत। और यह भी किसके अंतर्गत आता है, इनडायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत आता है। तो भूकंपी तरंगों पर आधारित जो स्रोत है वह किसके अंतर्गत आता है, इनडायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत आता है। और इन्हीं भूकंपी तरंगों को क्या किया जाता है, कैप्चर करके या पता लगा के पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंपी तरंगों को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है सरफेस वेव और एक है बॉडी वेव्स। तो पृथ्वी यहाँ पर अर्थ है और जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है फोकस कहा जाता है या मूल केंद्र कहा जाता है, मूल केंद्र कहा जाता है। और इसी मूल केंद्र से दो तरंगें निकलती हैं, एक है पी वेव्स और यस वेव्स, पी वेव्स और यस वेव, यानी प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स निकलती है। तो यह कहाँ से निकलती हैं, पृथ्वी के फोकस से, यानी जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। वहीं जहाँ पहली बार भूकंप क्या है, इसको थोड़ा हम दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह क्या है, अर्थ है। और अर्थ से जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है फोकस कहा जाता है, या इसे कहा जाता है मूल केंद्र कहा जाता है, इसे मूल केंद्र कहा जाता है। और यहाँ से कौन सी तरंगें निकलती हैं, पी प्राइमरी और यस तरंगे की उत्पत्ति होती है, यस तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से पी और यस तरंगे क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार गति करती हैं, पी और यस तरंगे। तो इन्हें कहा जाता है बॉडी वेव्स कहा जाता है, इन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है। वहीं अब क्या होता है कि फोकस जहाँ से पृथ्वी भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, और यदि भूकंप की तरंग या जहाँ पहली बार अनुभव किया जाएगा भूकंप का, जहाँ पर यह तरंग सबसे पहले पहुंचेंगी सरफेस पर, तो जहाँ सबसे पहले पहुंचेंगी उन्हें कहा जाता है एपी सेंटर कहा जाता है। तो भूकंप का जहाँ पहली बार अनुभव किया जाएगा उसे कहा जाता है एपी सेंटर। और एपी सेंटर से दो तरंगें निकलती हैं, एक लब वेव या इसे कहा जाता है यल वेव और एक है रेले वेव। और यह क्या है, पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। इन्हीं के कारण जो क्रैक उत्पन्न होता है, या यहाँ पर जो भी बिल्डिंग है इनमें क्रैक उत्पन्न होता है, इनके कारण होता है यल वेव और रेले वेव के माध्यम से द्वारा। तो यह क्या है, एपी सेंटर से होकर इनकी उत्पत्ति एपी सेंटर से होती है और फोकस से मूल केंद्र से पी और यस तरंगों की उत्पत्ति होती है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में
गति करती हैं। जो पी और एस तरंगे हैं वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति करती हैं। तो फोकस से इनकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ इनकी उत्पत्ति फोकस से होती है, जबकि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? एपी सेंटर, जहाँ पर पहली बार अनुभव किया जाता है भूकंप का, जहाँ अधिक त्रासदी होती है उसे कहा जाता है एपी सेंटर कहा जाता है। अब चूंकि हम भूकंप का अध्ययन आगे जब करेंगे तो इनका भी अध्ययन करेंगे, और लेकिन हम यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुख्यतः है वह है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के द्वारा क्या करेंगे, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मुख्यतः हम प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इनकी विशेषता या फीचर क्या होता है? जो पी वेव से होती हैं इन्हें कहा जाता है प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, क्योंकि इन यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें कहा जाता है प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। तो सबसे पहले किया जाता है तो इसे प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। और यह ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, या इसे कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। और इनकी जो विशेषता होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है कि कण के कंपन की दिशा में भी क्या होता है, कण जो कण होता है उसकी गति दोनों क्या है, पैरेलल होती है। तो कंपन और कण की गति क्या है, दोनों से एक समान होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो से अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, यहाँ पर कंपन की दिशा गति जो कंपन है गति और कण दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्योंकि प्राइमरी वेव्स क्या है, या तरल ठोस अवस्था, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गमन करती हैं, गति करती हैं। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वह तीनों माध्यम में गति करती हैं, और इनकी गति क्या है, सबसे तेज होती है, जबकि तीव्रता सबसे कम होती है, यस और लब वेव से कम होती है। तो इनकी गति क्या है, तेज होती, तीव्र होती है। सबसे तीव्र गति किसकी होती है, प्राइमरी वेव्स, क्योंकि इनका अनुभव सबसे पहले किया जाता है। और इनकी जो मुख्य विशेषता है या क्या है, ठोस तरल और गैस तीनों माध्यम में गति करती है। वही और यह ध्वनि तरंगों की भांति होती है, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। वही सेकेंडरी इनका अनुभव पी तरंगों के बाद किया जाता है, इन्हें इसलिए कहा जाता है यस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, या इसे इन्हें गौड़ तरंगे भी कहा जाता है। यह अनुप्रस्थ तरंगों की भांति होती है, और इनकी गति पी से कम तथा यल से अधिक होती है। तो सबसे अधिक गति किसकी, पी होती है, इसके बाद यस की होती है, इसके बाद यल की होती है। और तीव्रता क्या है कि सबसे अधिक होती है, तीव्रता पी से अधिक होती है, और जबकि यल से कम होती है। और सबसे जो बड़ी विशेषता है कि जो सेकेंडरी है वेव्स हैं वह केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। तो इसको याद रखना है कि भूकंप के अध्ययन के लिए जो सबसे प्रमुख जो विशेषता इसकी है, इसी के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो यह ठोस तरल और गैस तीनों में चलती हैं, जबकि यह ठोस माध्यम में चलती है। कौन सी तरंग, सेकेंडरी तरंग या सेकेंडरी वेव्स चलती है। अब इनका अध्ययन कैसे किया जाता है, तो हमने देखा कि पी तरंग है जिसे कहा जाता है प्राइमरी वेव्स, और एक है यस वेव्स, या इसे कहा जाता है सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंग कहा जाता है। क्योंकि प्राइमरी वेव्स क्या है, यह ठोस तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में चलती है, जबकि सेकेंडरी वेव्स क्या है, यह केवल ठोस अवस्था में चलती है। अब पहले हम देख लें पी वेव्स के बारे में। पी वेव्स क्या है और इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, या तीन दोनों की उत्पत्ति फोकस से। तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का फोकस है, और यहाँ से पी तरंगे की उत्पत्ति होती है। पी तरंगों की इस प्रकार उत्पत्ति होती है, पी वेव्स। और यह जो पृथ्वी का वाय परत है इसमें क्रस्ट है, और एक बिचला वाला परत कौन सा है, मेंटल है, और सबसे आंतरिक परत क्या है, कोर है। तो यहाँ से पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, और पी तरंगे इस प्रकार चलती है। यदि पी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो देखा जा रहा है कि पी वेव्स क्या कर रही हैं, ऊपरी जो क्रस्ट है यहाँ भी गति कर रही है, मेंटल में गति कर रही है, और कोर में जाकर थोड़ा सा इनका क्या होता है, विचलन होता है, और फिर यह बाहर की तरफ इस प्रकार निकल आती है, पी वेव्स का निकल आती है। लेकिन यदि हम अगला देखें, तो इसको हम ग्रीन कलर ले रहे हैं। तो यहाँ से यदि सेकेंडरी वेव्स हैं, यहाँ से देखें तो जो सेकेंडरी वेव इस प्रकार चल रही हैं, जब यह कोर की तरफ पहुँचती हैं सेकेंडरी वेव्स, तो यह क्या करती हैं, विचलित हो जाती हैं, इनका क्या होता है, विचलन हो जाता है।
अब चूंकि हमने देखा कि जो सेकेंडरी तरंगे होती हैं केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, तो जब यह कोर के पास पहुंचती हैं तो इनका क्या होता है, विचलन हो जाता है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि यह कोर है, और जो इंटरनल इनर कोर है या मान लिया जाए इनर कोर है, और इसका ऊपरी जो भाग है इसे मान लिया जाए यह क्या है, आउटर कोर है। तो यहाँ पर यस वेव्स नहीं देखी जा रही हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो आउटर कोर है यहाँ पर इनका विचलन हो जा रहा है, इस प्रकार जो यस वेव है या सेकेंडरी वेव है। तो हो सकता है जो पृथ्वी का आउटर कोर है, आउटर कोर किस अवस्था में हो, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में हो। इस कारण से जो यस वेव है उनका विचलन हो जाता है, क्योंकि जो सेकेंडरी वेव्स है वह तरल अवस्था में गति नहीं कर सकती, और जिनका घनत्व जैसे ज़्यादा होगा किसी पदार्थ का तो वहाँ पर इनकी गति भी क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन पी वेव्स का देखा जाए तो यहाँ पर जैसे आउटर कोर में पहुँचेंगी तो यहाँ पर थोड़ा सा विचलन होगा, फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाती हैं। तो इससे पता लगता है कि जो कोर है, आउटर कोर है, वह किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। इस कारण से यहाँ पर जो सेकेंडरी वेव्स है वह यहाँ नहीं दिखाई देती हैं, या जो गौड़ तरंगे हैं वह नहीं पहुंच पाती। और जहाँ पर पी तरंगे नहीं पहुंच पाती, जैसे यहाँ पर ए वाला क्षेत्र है और यहाँ पर देखा जाए ए वाला जो क्षेत्र है, यह दोनों क्षेत्र में क्या है, पी तरंगे नहीं पहुंच पाई हैं। तो इस क्षेत्र में पी तरंगे नहीं पहुंच पाई हैं तो इन्हें कहा जाता है पी वेव शैडो रीजन, इन्हें कहा जाता है पी वेव शैडो रीजन कहा जाता है। यदि यहाँ पर दाहिने तरफ देखा जाए तो यह किसके बीच में होता है, 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के मध्य होता है, और इसी प्रकार बाएं तरफ भी क्या होता है, 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में पी शैडो रीजन पाया जाता है। अब सेकेंडरी वेव्स की बात की जाए, जो द्वितीयक तरंग है, द्वितीयक तरंग को हमने देखा कि इनका जो केवल यह है, जैसे इनर आउटर कोर में के पास पहुंचते हैं तो इनका विचलन हो जाता है, और विचलन होने के कारण यह केवल यहीं पर दिखाई देती हैं। और जो क्योंकि इस पूरे एरिया में यह वाला जो क्षेत्र है, जो यह वाला क्षेत्र है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्षेत्र है, यहाँ पर यस वेव्स नहीं पहुंच पाती, इसीलिए कहा जाता है यस वेव शैडो रीजन कहा जाता है, शैडो रीजन कहा जाता है। तो यह किसके बीच में होता है, 105 डिग्री से या इस तरफ से लेकर यहाँ तक होता है, या इसे मान लिया जाए राइट है, एक तरफ मान लिया जाए 105 डिग्री लेफ्ट तक होता है। तो इस प्रकार भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जाता है, और देखा गया कि कोर में जैसे आउटर कोर में यस तरंगे जाती हैं तो इन विचलन हो जाता है, जबकि पी तरंगे इसमें प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि पी तरंगों का जो विशेषता होती है वह ठोस तरल और गैस तीनों अवस्था में चल सकती है। तो इस आधार पर क्या किया गया, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को डिवाइड किया गया भूकंपी तरंगों के आधार पर। भूकंपी तरंगों के आधार पर क्या किया गया, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया, विभाजन किया गया। तो यहाँ पर क्या है, जो ऊपरी परत है पृथ्वी का, यह है कॉन्टिनेंट पार्ट या कॉन्टिनेंट प्लेट है, और यहाँ पर मान लिया जाए यह है ओशियानिक प्लेट है, ओशियानिक प्लेट है। अब और जो ओशियानिक कॉन्टिनेंट प्लेट है उसकी लगभग जो चौड़ाई है, गहराई मान लिया जाए वह है 35 किलोमीटर के आसपास है। वहीं जो ओशियानिक प्लेट है, वो ओशियानिक क्रस्ट है मान लिया जाए, उसकी जो गहराई है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। और तो यह क्या है, ओशियानिक क्रस्ट मान लिया जाए इसे, ओशियानिक क्रस्ट है। और यह क्या है, यह क्या है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, और यह ओशियानिक क्रस्ट है, और इसकी गहराई क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट है, उसका घनत्व कितना होता है, लगभग 2.7 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर घन। और जो है जो
ओशियनिक प्लेट, ओशियनिक क्रस्ट है, उसका घनत्व कितना होता है? 2.9 के आसपास होता है। अब जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट होता है उस वह बना किसके द्वारा होता है? ग्रेनाइट से बना होता है। वह किस चट्टानों से मिलकर बना है? ग्रेनाइट। वहीं ओशियनिक प्लेट है या ओशियनिक क्रस्ट है, वह मिलकर किससे बना है? बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बना है। बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बना है। तो क्रस्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक है कॉन्टिनेंट क्रस्ट है और एक ओशियनिक क्रस्ट। किसकी गहराई ज़्यादा है? चौड़ाई मान लिया जाए तो 35 किलोमीटर है, इसका है 5 किलोमीटर के आसपास है। अब जहाँ पर यह मान लिया जाए यह क्या है? कॉन्टिनेंट सॉरी ओशियनिक क्रस्ट है, और यह वाला पार्ट कौन सा है? यह है कॉन्टिनेंट क्रस्ट है। और ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट क्रस्ट के मध्य में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है या असंबद्धता पाई जाती है, उसे कहा जाता है कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। उसे कोनराड असंबद्धता कहा जाता है या कोनराड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। और यह किसके मध्य है? ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट क्रस्ट के मध्य में है। अब क्रस्ट के बाद जो अगला पार्ट आता है तो यह क्या है? क्रस्ट है, जो सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 33 किलोमीटर के आसपास, जिसमें दो है, एक है ओशियनिक क्रस्ट और एक है कॉन्टिनेंट क्रस्ट। अब ओशियनिक क्रस्ट के बाद अगला आता है जो पार्ट है वह है मेंटल। वह पार्ट कौन सा है? मेंटल है। लगभग कितना फैला हुआ है? 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ थोड़ा समझ लें कोनराड असंबद्धता क्या होता है। जब एक क्षेत्र क्या है मान लिया जाए ए है और एक क्षेत्र मान लिया जाए बी है, और जैसे ए में से बी की तरफ हम जैसे प्रवेश करते हैं बी में, तो यहाँ पर क्या होता है कि ताप दाब या केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ए और बी के बीच वाला पार्ट जहाँ से परिवर्तन शुरू हो जाता है उसे कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है या असंबद्धता कहा जाता है। तो अगला जो मेंटल है वह उसकी गहराई कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर है। और मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है अपर मेंटल, अपर मेंटल कहा जाता है, और एक है लोअर मेंटल, मेंटल कहा जाता है। तो इनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। अपर मेंटल की जो चौड़ाई है वह कितना है? लगभग 450 के आसपास है। वहीं बीच में एक अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य में एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ भी पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है। वह असंबद्धता कौन सी है? वह असंबद्धता है रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। और वहीं जो ऊपरी परत है पृथ्वी का जो क्रस्ट है, और क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में भी एक असंबद्धता पाई जाती है, उसे कहा जाता है मोहो असंबद्धता कहा जाता है। मोहो असंबद्धता कहा जाता है। अब आते हैं, हमने देखा अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो डिसकंटिन्यूटी अलग कर रही है वह रेपेटी, और अपर मेंटल और क्रस्ट के मध्य जो असंबद्धता है मोहो, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के मध्य में जो डिसकंटिन्यूटी है वह है कोनराड। अब जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह है कोर। अब कोर में क्या होता है कि एक है ऊपरी जो भाग है आउटर कोर है, और आंतरिक भाग क्या है? लोअर कोर है, सॉरी इनर कोर, इसे कहा गया इनर कोर। और यह फैला हुआ है, जो कोर की गहराई है वह लगभग कितना है? 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो ऊपरी कोर है इसकी जो गहराई है वह है 2900 से लेकर लगभग कितना है? 5100 तक आसपास है। तो कोर को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। जब हम भूकंपी तरंगों का अध्ययन कर रहे थे तो यहाँ हमने देखा, इस क्षेत्र में देखा कि यहाँ पर पी वेव्स है जबकि यस वेव्स नहीं पाई जाती। तो आउटर कोर में यस वेव्स नहीं दिखाई देती, या
नहीं दिखाई या यस वेव से नहीं गति करती इसमें, तो इस कारण से जो आउटर कोर है वह क्या है, तरल अवस्था में है। आउटर कोर तरल अवस्था में है और इनर कोर क्या है, ठोस अवस्था में है। इनर कोर ठोस अवस्था में। और अब क्या है कि यहाँ पर मेंटल है, मेंटल लोअर मेंटल और जो कोर के मध्य भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, यानी कोर और मेंटल मेंटल के मध्य भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। उसे क्या कहा गया, गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा गया। और जो आउटर कोर है और इनर कोर है, आउटर कोर और इनर कोर के मध्य भी एक असंबद्धता पाई जाती है, उसे कहा गया लेहमैन असंबद्धता कहा गया। तो इस प्रकार भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर यदि चित्र में देखा जाए तो यह क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और यह क्या है, ओशियानिक क्रस्ट है। और ओशियानिक क्रस्ट का जो घनत्व है अधिक है, जबकि कॉन्टिनेंट क्रस्ट का घनत्व क्या है, कम है। अब कॉन्टिनेंट क्रस्ट और ओशियानिक करंट के मध्य में जो असंबद्धता पाई गई उसे क्या कहा गया, कोनराड कोनराड असंबद्धता पाई गई। अब आते हैं, यह वाला पार्ट है क्रस्ट का यहाँ यह वाला पार्ट क्या है, क्रस्ट। और जो मिडिल वाला पार्ट है पृथ्वी का वह क्या है, मेंटल, या इसे ऊपरी वाले पार्ट को कहा गया अपर मेंटल और इसको कहा गया लोअर मेंटल कहा गया। अब क्रस्ट और अपर मेंटल को जो असंबद्धता अलग करती है उसे कहा गया मोह असंबद्धता कहा गया। और अपर को मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य में एक असंबद्धता है, उसे कहा गया रिपेटी डिसकंटिन्यूटी या रिपेटी कहा गया। और मेंटल और कोर को अलग जो असंबद्धता करती है वह क्या है, गुटेनबर्ग। और कोर और आंतरिक कोर बाह्य कोर को जो असंबद्धता अलग करती है उसे कहा गया लेहमैन असंबद्धता। और जो कोर है वह किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। तो हमने भूकंपी तरंगों के आधार पर वर्गीकरण किया। अब हम क्रस्ट के बारे में अध्ययन कर लें, क्रस्ट के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लें, फिर मेंटल के बारे में और जो कोर है इनके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लें। तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत ऊपरी भाग है उसे कहा गया क्या, उसे कहा गया क्रस्ट कहा गया। और क्रस्ट में दो पार्ट है, एक है कॉन्टिनेंट क्रस्ट है और एक है ओशियानिक क्रस्ट है। तो यह कॉन्टिनेंट क्रस्ट है और यह वाला मान लिया जाए ओशियानिक क्रस्ट है। तो इसकी जो क्रस्ट की चौड़ाई गहराई मान लिया जाए 33 किलोमीटर है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और पृथ्वी के द्रव्यमान का मात्र 1% हिस्सा है। तो जो पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान है उसका मात्र 1% द्रव्यमान क्या है, क्रस्ट है। और यह ठोस चट्टानों और खनिजों से मिलकर बना है। घनत्व क्रस्ट का कितना है, 3.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और भूप्रकृति को दो प्रकार में विभाजित किया गया। हमने देखा कि एक है महासागरी क्रस्ट, महासागरी क्रस्ट, और एक है महाद्वीपी क्रस्ट। दो भाग में डिवाइड किया गया। जो महासागरी क्रस्ट है हमने देखा बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बनता है और जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। वहीं जो महाद्वीपी क्रस्ट है जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। और इन दोनों के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है उसे कहा गया कोनराड असंबद्धता कहा गया, कोनराड असंबद्धता कहा गया। तो यह वाला पार्ट क्या है, क्रस्ट। अब एक थोड़ा देख ले, एक होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर जो मिलकर बनता है जिसे कहा जाता है स्थल खंड कहा जाता है, वह मिलकर बनता है क्रस्ट। और जो मेंटल का ऊपरी भाग है, मान लीजिए मेंटल का यह भाग क्या है, ऊपरी परत है, मेंटल का या ऊपरी भाग है। तो ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है इससे मिलकर बनता है लिथोस्फीयर। अब आते हैं कि इस जो क्रस्ट है इस पर कौन कौन से गैसें पाई जाती हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इस पर ऑक्सीजन पाया जाता है 47%,
सिलिका पाई जाती है लगभग 28% पाई जाती है। एल्युमिनियम इस पर कितना पाया जाता है? 8% पाया जाता है। आयरन 5% पाया जाता है क्रस्ट में। कैल्शियम 4% पाया जाता है। कैल्शियम 4%, सोडियम 3%, पोटेशियम 3% और मैग्नीशियम 2% पाया। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिका, इसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है क्रस्ट पे, या भू पर्पटी कहा जाता है इसे। अब जो अगला है वह है मेंटल। तो हमने देखा कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वह कौन सी परत है? क्रस्ट। इसे कहा गया क्रस्ट, जिसमें दो है, एक कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, एक है ओशियनिक क्रस्ट है। अब आते हैं इसके बाद, क्रस्ट के बाद जो अगला पार्ट है वह है मेंटल। मेंटल को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आउटर मेंटल, आउटर, और एक है लोअर मेंटल में डिवाइड किया गया है। और तो यह पृथ्वी के कोर और इसकी पतली बाहरी परत क्रस्ट के बीच कितना है? इसकी गहराई मोटाई कितना है? लगभग 3100 किलोमीटर है। और आयतन, पृथ्वी के आयतन का 84% है। तो टोटल जो पृथ्वी का आयतन है उसका 84% क्या है? आयतन मेंटल में है। और पृथ्वी के द्रव्यमान का 67% या 67% द्रव्यमान पाया जाता है। कहाँ पर? मेंटल। तो मेंटल में सबसे ज़्यादा आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। तो और घनत्व कितना है? 3.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। संरचना, पृथ्वी के मेंटल का निर्माण करने वाली अधिकांश चट्टानें किससे बनी है? सिलिकेट से बनी है। अन्य तत्वों में एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम शामिल है। अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल को जो अलग डिस्कंटिन्यूटी या असंबद्धता, असंतुलन अलग करता है वह कौन सा है? मोहो असंबद्धता है। अब मेंटल को दो भाग में डिवाइड किया गया। ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल की मोटाई लगभग कितना है? 410 किलोमीटर के आसपास है। और जो निचला मेंटल होता है उसकी गहराई कितना? 610, 60 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर के आसपास है। तो और इनके मध्य में एक असंबद्धता पाई जाती है, उसे कहा गया रेपेटी असंबद्धता पाई जाए या डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। ऊपरी मेंटल की तुलना में निचला मेंटल अधिक गर्म और सघन होता है। तो हमने मेंटल के बारे में देखा। अब जो अगला पार्ट है कोर, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। तो कोर पृथ्वी का अत्यंत गर्म और सघन केंद्र पृथ्वी का कोर कहलाता है। और गुटेनबर्ग असंतुलन पृथ्वी के मेंटल के अंत और पृथ्वी की तरल बाहरी कोर को शुरुआत का संकेत देती है। और यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 33% है और पृथ्वी के आयतन का क्या है? 16% है। तो यहाँ पर ऊपर हमने देखा जो ऊपरी भाग है वह क्या है? क्रस्ट है। इसके बाद मेंटल है। मेंटल में दो है, एक आउटर मेंटल, एक लोअर मेंटल। अब एक है, यहाँ पर अपर मेंटल था और लोअर मेंटल था। यहाँ पर कोर दो भाग में डिवाइड है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर है। और मेंटल और कोर के मध्य में कौन असंबद्धता पाई जाती है? गुटेनबर्ग असंतुलन पाया जाता है। दो परतें, कोर को दो परतों में विभाजित किया गया, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। और आंतरिक कोर और बाहरी कोर को जो डिस्कंटिन्यूटी अलग करती है वह है लेमैन असंतुलन। जो बाहरी कोर होता है वह 2200 किलोमीटर इसकी मोटाई है और इसमें क्या है? तरल लोहा और निकेल पाए जाते हैं। कोर की सबसे गर्म हिस्सा या बोलना असंतुलन पर सूर्य की सतह जितना गर्म है, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस इनका क्या होता है? तापमान होता है। भीतरी कोर क्या है? पृथ्वी का आंतरिक कोर जो कि 5150 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह ज्यादातर क्या किससे बना हुआ है? जो आंतरिक कोर है वह लोहे से बना हुआ है। लोहे के गलनांक से अधिक तापमान होने के बावजूद आंतरिक कोर ठोस है। इसके पीछे कारण क्या है? कि अत्यधिक दबाव। हमने प्रेशर के बारे में पहले अध्ययन किया था। तो पृथ्वी का आंतरिक कोर पूर्व दिशा में घूमता है, लेकिन पृथ्वी के अन्य भागों की तुलना में यह थोड़ी तेज घूमता है। तो इसका जो गति है वह भी क्या है? पूर्व दिशा में है। तो हमने कोर के बारे में देखा। अब हम थोड़ी इस प्रकार हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते समय हमने देखा कि भूकंपीय आधार पर जो पृथ्वी को क्या किया गया है? तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी को तीन भाग में डिवाइड किया गया है।
तो पृथ्वी को 3 भाग में डिवाइड किया गया। ऊपरी जो भाग है उसे क्या कहा गया? क्रस्ट कहा गया। बीच वाले भाग को क्या कहा गया? मेंटल कहा गया। और आंतरिक भाग को कोर कहा गया। और कोर को 2 भाग में, जो कोर की ऊपरी भाग है, ऊपरी परत है, उसे या कहा गया आउटर कोर कहा गया। और यह क्या है? तरल अवस्था में है। इनर कोर क्या है? ठोस अवस्था में है। तो आउटर कोर क्या है? जो यह तरल अवस्था में है। और यह मेंटल है। मेंटल को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और क्रस्ट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, और एक मान लिया जाए यहाँ पर ओशियानिक क्रस्ट होता है। यह बना हुआ है बेसाल्ट चट्टान से, और यह बना हुआ है ग्रेनाइट चट्टान से। अब एक हमने देखा लिथोस्फीयर के बारे में, देखा लिथोस्फीयर के अंतर्गत कौन सा है? जो क्रस्ट आता है। और मेंटल का जो सबसे ऊपरी परत है, मेंटल का ऊपरी परत होता है, उससे कहा जाता है लिथोस्फीयर कहा जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि स्थल खंड जो होता है, या लिथोस्फीयर के बाद एक क्षेत्र होता है जो मेंटल का ऊपरी भाग है, मेंटल का, उसे कहा जाता है एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है। अब एस्थोनोस्फीयर क्या है? मेंटल में ही पाया जाता है, यानी स्थल लिथोस्फीयर के निचली वाले भाग में पाया जाता है। और यह एस्थोनोस्फीयर क्या होता है? अर्ध तरल अवस्था में होता है, और अर्ध तरल अवस्था में होने के कारण जो स्थल खंड है वह इस एस्थोनोस्फीयर पर क्या करता है? गति करता है, मूवमेंट करता है। इसको हम विस्तार से जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया गया भूकंपीय आधार पर। एक बात और हम देख लें, यहाँ पर यह कोर है, और जो कोर का जो बाह्य परत है, यह मान लिया जाए बाह्य परत है। और यह क्या है? तरल अवस्था में है, या लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है। और जबकि मेंटल वाला पार्ट क्या है? यह ठोस अवस्था में है। और इनर कोर भी क्या है? यह ठोस अवस्था में है। अब जब यह पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करती है, तो यह जो आउटर कोर है तरल अवस्था में है, तो इस प्रकार दोलनी गति करता है, या डायनमो क्रिया उत्पन्न होती है, डायनमो गति करता है इसमें, या डायनमो क्रिया उत्पन्न होती है, क्योंकि कभी यह तरल अवस्था में इधर इस साइड जाता है, कभी इस तरफ आता है। तो इस कारण से या मेंटल है और यह इनर कोर है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस प्रकार गति करता है। और इसी कारण से पृथ्वी में क्या होता है? चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो आज की क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। तो बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।